हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। कल एग्जाम है 26 मार्च को, और उसका पूरी डिटेल से व्याख्या करेंगे और समझेंगे कल पेपर कैसा आएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर लेके आया, और ऐसा कल पेपर आने वाला आरबीएससी का पूरी डिटेल से हम व्याख्या करेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कुछ ये आपको बताया कि पेपर कितने नंबर का होता है। 26 नंबर का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट, और परीक्षार्थी को अपने नामांकन प्रवेश यानी पेपर में लिखना अनिवार्य है। ये कुछ निर्देश दिए हुए। तो जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, अब ये आप हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है दोनों में ऊपर नीचे कि उसको डिवाइड करने पर ये सिंपल फॉर्म आ जाए। तो देखो, 1095 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1095 बटा 11 16 11 68। अब इसमें से कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कोई संख्या सेम है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से भाग दे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो हम आप जानते हैं कि ऐसी होता है। तब यदि मैं इस संख्या को सभी को ले लूँ हल करके, तो यदि मैं इस संख्या को नीचे वाली संख्या को 15 बटा 16 को मैं यदि 73/73 से गुणा करूंगा तो ये संख्या सेम यही आएगी। यानी 75 × 73 से गुणा करूंगा तो ये संख्या आएगी, और इस संख्या में मैं ऊपर नीचे 73 से भाग दे दूंगा तो 15/16 ऑप्शन आ जाएगा। ये सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बहुपद है। क्या दिया हुआ है? एक बहुपद हमें दिया हुआ है px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस के। एक ऐसा बहुपद हमें दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम। एक शून्यक मान लो इसका अल्फा है, इसका एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा इसका व्युत्क्रम का मतलब 1/अल्फा होगा। एक व्युत्क्रम यानी इसका एक मूल तो क्या है? अल्फा, और दूसरा क्या है? 1/अल्फा। 1/अल्फा है तो 1/अल्फा है, तो यहाँ से क्या गया व्युत्क्रम। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का मान हमें ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मूलों के मध्य संबंध क्या होता है कि मूलों का योगफल है, और जो इसके इस जैसे द्विघात समीकरण ये होता है, क्या होता है? x² bx प्लस c, और ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें मान लो ये, तो इसको क्या कहेंगे? a b, और ये c, a b c, ये क्या है? कोफिशिएंट या गुणांक है। क्या है? गुणांक है। ये गुणांक है, एबीसी गुणांक है, और इसका मान क्या हो सकता है? रियल नंबर। इसका मान है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये एबीसी गुणांक दिए हुए, और ये क्या है? ये सर है। इसके अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या? द्विघात बहुपद। और इसमें और मूलों, इसके मूल मान ले, द्विघात समीकरण के मैक्सिमम मूल कितने होते? 2 ही होते हैं। तो इस द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं? 2 होते हैं, और वो मूल मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। क्या मूल मान लिया? अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा दो मूलों का योगफल किसके बराबर होता है? अल्फा और बीटा वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और इस दो मूलों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है? तो c/a क्या लिखा कि ये कांस्टेंट बटे x² का गुणा, और ये अल्फा बीटा यानी दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और ये ऐसे भी ट्रिक याद करने के लिए, बाकी तो ये कैसे आता है आपको पता है कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो x - अल्फा और x - बीटा करके इसको हल करेंगे, और फिर इसको कंपैरिजन इससे करेंगे तो आसानी से ये सूत्र आ जाते हैं। और दो मूलों का योगफल किसके बराबर होते हैं? तो इसके x के गुणांक और माइनस आगे आएगा, और x² का गुणांक। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा बराबर ये दिया हुआ है। तो देखो, हमें कौन से मूल, एक तो ये मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम ये दिया हुआ है, और हमें निकालना है k का मान। तो इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा अल्फा बीटा बराबर c/a। तो मैं कैसे लिख सकता? एक मूल तो अल्फा दिया हुआ है, दूसरा मूल 1/अल्फा, यानी एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम। ये किसके बराबर है? c/a के बराबर है। अब c का मान इसमें क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है, ये c है। ये क्या दिया हुआ है? c का मान इसमें क्या दिया हुआ है? k, ये c है। और ये क्या है? ये b दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है? ये a दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर किसके? c का मान किसके बराबर? k के बराबर। a का मान कितना दिया हुआ? 3। तो यहाँ से k = कितना आ जाएगा? k = 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? k = 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रेखिक समीकरण। ये ऐसे समीकरण दिए हुए, ये तीसरे चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण के हल में से। तो इसमें आपको कितनी कंडीशन ध्यान रखनी? 3 कंडीशन। जैसे 2 समीकरण आपको ऐसे दिए होंगे, a1x + b1y + c1 = क्या है? c1 = मान लो 0। ये एक समीकरण दिया हो। दूसरा समीकरण दिया होगा a2x
प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू क्या दिया हुआ 0। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 दिया। अब इस समीकरण के कैसे कैसे हल हो सकते हैं, वो 3 फॉर्मेट होते हैं। कैसे कैसे हल हो सकते हैं, तो आपको पता है ये तो 2 इक्वेशन दिए हुए, इसके कैसे कैसे हल हो सकते हैं। तो एक तो इसका हल कैसा होगा, यदि इसका हल है वो संगत होगा, संगत हल, और दूसरा हो जाएगा इसके अंतर्गत क्या होगा, असंगत हल। एक तो संगत हल, एक हो जाएगा असंगत हल, ठीक है। एक तो कंसिस्टेंट और एक अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, संगत हल। अब संगत हल और असंगत हल, संगत हल के अंतर्गत कितने फॉर्मेट आएंगे, 2 फॉर्मेट। कौन कौन से आएंगे, एक तो ये हो जाएगा संगत हल के अंतर्गत क्या हो जाएगा, संगत हल का मतलब यहां से हो जाएगा एक तो जिसके क्या हो, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, ये समीकरण है तो इसके गुणांकों की तुलना कर दी, क्या कर दी, A1 बटे A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 बटे B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 बटे C2। ये तीनों गुणांक आपस में क्या हो, इक्वल हो। गुणांक का मतलब ये तो x है, x का गुणांक क्या है A1, अब x के गुणांक की तुलना कर दी, A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात इक्वल हो जाए तो इसके क्या होंगे, और इसके देखो इसके हल क्या होंगे, अनंत हल। कितने हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल। कितने हल होंगे, अनंत हल, यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे कि जैसे कोई हम रेखा खींचते तो एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा क्या होगी, दूसरी रेखा इसके ऊपर आ जाएगी, दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा इसके ऊपर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, ये एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, यानी अब जितने बिंदु पर ये दोनों आपस में काटती है एक दूसरे को, वो सभी क्या होंगे, इसके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हल क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। और दूसरा इसमें दिया हुआ है, दूसरा देखो, दूसरा इसका अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कैसे काटेंगी, क्रॉस के समान, एक दूसरे को कैसे काटेगी, क्रॉस के समान। और ये बिंदु होगा वो एक इसका यूनिक पॉइंट होगा, अद्वितीय बिंदु होगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय बिंदु हो जाएगा, यूनिक पॉइंट हो जाएगा, अद्वितीय बिंदु। ये कोई भी बिंदु हो सकता है, A, B या X, Y। ये अद्वितीय हल होगा और दोनों रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, ये हो जाएगा अद्वितीय हल। और इसमें कैसी कंडीशन बनेगी, इसमें कंडीशन ये बन जाएगी, A1 बटे A2 आपस में बराबर नहीं होंगे, किसके, B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं होंगे, किसके, C1 बटे C2 के बराबर। ये कंडीशन इसमें बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अब तीसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी ये होगी फर्स्ट कंडीशन। और इसमें ये असंगत हल कब होंगे, जब ये तीनों आपस में क्या हो, जैसे A1 तो A2 के बराबर हो गया, A1 बराबर B1 बटे B2 के बराबर, लेकिन C1 और C2 आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर। यानी पहले दोनों गुणनफल का अनुपात है वो तो बराबर है गुणांकों का, और दूसरे वाले के बराबर नहीं। तो ये कल हल कैसा होगा, असंगत हल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, इसके देखो ये दिया हुआ है, इसको A1 मान लो, ये A1 गुणांक है पूरा, और ये क्या दिया हुआ है, ये B1 दिया हुआ है और ये C1 दिया हुआ है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C2। अब यहाँ से तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुलना हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3/2 बटे में हमने कर दिया A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब इसके बराबर हमने कर दिया 5/3 और बटे में कितना दिया हुआ है, 10। अब यहाँ से ये ऊपर 3 दिया हुआ है, यहाँ से कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 3 बार, और ये नीचे दिया हो तो 1/6 हो जाएगा, और ये आपस में कितना हो जाएगा, तो ये 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/6। अब ये पहले वाले आपस में तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी ये और ये अनुपात तो बराबर आ रहा है। कौन कौन से, कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये तो आपस में बराबर आ रहा है। अब C को देखो आप, 7/10 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो C1 बटे C2 बराबर कितना आ रहा है, 7/10। तो आपको दिख रहा है या तो कितना आ रहा है, 1/6 और यहाँ आ रहा है 7/10। तो C1 बराबर C2 नहीं है, क्या है, C1 बराबर C2 नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, कंडीशन नंबर ये हो जाएगी, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी कि इसमें क्या कहा है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। तो हल कैसे हो जाएंगे, असंगत हल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, असंगत हल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आकृति AD कोण A का क्या कर रही है, समद्विभाजक। आकृति बनाई नहीं है, ठीक है, कुछ ये आकृति ऐसी है, मान लो ये ऐसी आकृति। अब इसको हमने मान लिया A B
और सी, ये एक आकृति है। अब इसमें क्या कहा है कि एडी है वो कोण ए का समद्विभाजित करती है, यानी ए कोण को क्या कर रही है, ये रेखा दी हुई एडी ये कोण ए को बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड करी। मान लो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा, एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो कह रहा है कि ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और बीडी का मान कितना दिया हुआ है, बीडी इसका मान कितना दिया हुआ है, बीडी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और इस सीडी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एसी बराबर कितना है, ये आपको फाइंड करना है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी। अब आपको पता है कि जब कोई रेखा है वो ए कोण को क्या करे, जैसे यह कोण त्रिभुजा, इसमें ये भुजा एडी वो इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो इसका अनुपात इस भुजा का अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। यानी जैसे क्या होगा कि जैसे ये बीडी किसके बराबर हो जाएगी, बीडी का अनुपात किसके बराबर होगा, बीडी का अनुपात डीसी के बराबर होगा, यानी इसका अनुपात इसके बराबर होगा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का कंपैरिजन करेंगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गई बीडी बटे डीसी, और ये हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा एसी। यानी इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात जितना होगा वो अनुपात किसके बराबर होगा, इसके अनुपात और इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये त्रिभुज ले लिया, पूरा कौन सा लिया था, एक त्रिभुज ये मैंने ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया। अब ये कोण बराबर है तो ये अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो बीडी, इस त्रिभुज की मैंने बीडी ले ली, फिर इसकी सीडी ले ली, फिर दूसरे त्रिभुज की मैंने इस त्रिभुज की ये भुजा ले ली, कौन सी, ए बी, और दूसरे की ये ली। अब आपको ये सभी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू दी हुई है तो बीडी बटे सीडी क्या हो जाएगा, बीडी बटे सीडी। अब बीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीडी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई, बटे सीडी बीडी बटे सीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सीडी की वैल्यू हमें क्या करनी है, ये दी हुई। ठीक है, सीडी की वैल्यू 6 दी हुई, बराबर एबी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एबी की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, और एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब 8 का भाग दे दिया तो ये 36 बटे कितना हो जाएगा, 8 का भाग, इसमें 4 का भाग 2 बार, इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2, यानी इसको लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन, यदि आपको क्लास अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो लाइक जरूर करना, और मेरी चैनल मिस्टर ईश्वर चौधरी पर मैं आज जितने भी चैप्टर पीछे बचे वो करवाने वाला हूँ पूरा कंप्लीट, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में मैं उसको सॉल्व करवा दूँ, रिवीजन करवा दूँ, पूरा रिवीजन, ताकि कल आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए और कॉन्सेप्ट भी पूरा है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। मेरी चैनल आपको पता है मिस्टर ईश्वर चौधरी पर ही है, ईश्वर चौधरी। इस चैनल पर मैं आज लाइव करवाने वाला हूँ पूरे चैप्टर का रिवीजन, यानी 6 तो मैंने पहले से करवा रखे, 4 वीडियो डाले हुए और पीछे बचे वो मैं आज करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कहा है कि x के निर्देशांक। अब आपको पता है कि ये तो होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, इसको हम क्या कहते हैं, रियल अक्ष भी कहते हैं, रियल अक्ष भी कहते हैं, और इसको इमेजिनरी अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सेस कहते हैं, यानी काल्पनिक अक्ष, इसको वास्तविक। दूसरा इसका नाम भुज होता है और इसका दूसरा नाम कोटि होता है। क्या होता है, इसका नाम भुज, इसका नाम कोटि, यानी इसके निर्देशांक को क्या कहेंगे, भुज, इसके निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोटि। और यहाँ पर जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पर जो निर्देशांक होते हैं, इस निर्देशांकों को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0 ओरिजिन। ठीक है, तो यह कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो आपको क्या होगा, 0,0। ठीक है, तो यहां से पूछा है कि निर्देशांक x के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, भुज। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ होगा कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये सर्व समीकरण आपको पता है, 3 सर्व समीकरण ट्रिगोनोमेट्री में से तो मैंने पूरा पहले से सिद्ध करवा दिए, हल करवा दी, कैसे ट्रिगोनोमेट्री इस सर्व समीकरण आती है। लेकिन देखो, अब यहाँ से 3 सर्व समीकरण आपको याद रखनी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 है, वो आपको याद रखनी है एकदम। पहली कौन सी है, तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण क्या है, दूसरी सर्व समीकरण है वो है
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ये। और तीसरी सर्व समीकरण क्या है, तीसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्व समीकरण आपको याद करनी और इसको ही एक दूसरे को एक्सचेंज करके लाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से देखो आपको ये 8 तो कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, पीछे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा लिखना जरूरी है, नहीं तो कुछ अस्तित्व नहीं है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, बिना कोण के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये होगी। अब आपको डिग्री है कि जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो ये सर्व समीकरण कैसी बन गई। हाँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये ऐसी हो जाएगी। देखो ये कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये सर्व समीकरण, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे कैसे लिख सकता हूँ, तो इस सर्व समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे भी, और इससे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी 3 टाइम्स से इसको भी लिख सकता है, इसको भी लिख सकता है, इसको भी लिख। टोटल कितनी, इसे तीनों से 9 सर्व समीकरण बन जाती। अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर आगे ये पीछे है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस। जैसे मैंने माइनस से गुणा कर दिया तो ये सेम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू -1 किसके बराबर हो जाएगा, -8। आंसर क्या हो जाएगा -8। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखो, अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर की लंबी डोरी, एक अच्छी तरह से तनी हुई कितनी 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधी हुई। यानी भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधी हुई। जैसे ये खंबा है, यहाँ से एक डोरी ऐसे बंधी हुई, कैसे बंधी हुई, ऐसे, और इसकी लंबाई आपको दी हुई 20 मीटर। ठीक है, इसको मैंने मान लिया A, B और C। ये खंबा दिया हुआ है, इसकी हाइट। ठीक है, अभी देखते हैं। सीकर से बंधी हुई यदि भूमि के स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया कोण, यानी इस खंबे से इस भूमि के बिंदु पर बनाया गया कोण कितना कह रहा है, 30 डिग्री है। तो भूमि के स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालनी, खंबे की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ पोल। इस खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है। ये कोण हमें दिया हुआ कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से tan थीटा, तो देखो लोगे तो ये आधार और जो ये हमें दिया हुआ है नहीं, तो इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करोगे, साइन कॉस से tan और कॉट को छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इसका मान आपको ज्ञात करना है, एस दिया हुआ है, और इसका मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहाँ से साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, एस बटे कितना हो जाएगा 20, इधर क्रॉस गुणा कर दिया इस दोनों का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 20/10, यानी कितना हो जाएगा 20/10 नहीं 2, 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर। ऑप्शन ए सही। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है कि निम्न आकृति में, आकृति नहीं यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, निम्न आकृति तो मैं बना लेता हूँ। निम्न आकृति में टीपी और टीक्यू, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा है। जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या कहा है, ओ है, और कौन कौन सी टीपी, तो यहाँ पी क्या बाहरी बिंदु है, बाहर बिंदु यह दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर टी, ठीक है, ये बिंदु टी दिया हुआ, टी पी, ये पी बिंदु है, और टी क्यू, ये दोनों स्पर्शरेखा है। आपको पता है किसी बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर किसी की स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती बराबर, ये ट्रायंगल से भी सिद्ध कर सकते हैं, आपको बताइए। अब टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त, यानी केंद्र ओ है, तो यहाँ से इसको मैंने मिला दी। अब आपको पता है किसी स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री, यानी सेकंड का मतलब सैद्धांतिक रेखा की एक विशिष्ट स्थिति जहां पर स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य कोण है वो 90 डिग्री बनेगा हमेशा। इस ये त्रिज्या है तो त्रिज्या और इसके मध्य कोण होगा वो कैसा होगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तब हमें क्या कहा, 2 स्पर्शरेखा है तो कोण पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू, इसका मान कितना दिया हुआ है, पी ओ क्यू का मान कितना कहा है इसने, पी ओ क्यू का मान कह रहा है कितना, 115 डिग्री। अब आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, तो 360 में से 180 घटा दिया तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री में से ये तो आपको दिया हुआ है और हमें निकालना पी टी क्यू, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना। कौन सा निकालना, कोण पी टी, इसका मान ज्ञात करना है। तो 180 डिग्री में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, तो मान लो इसको पी टी क्यू, तो यहाँ से कोण निकालना है। तो आपको पता है कि कोण पी टी क्यू प्लस कोण, ये कोण पी ओ क्यू, इसका मान किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से कोण, इसका मान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कोण पी
टी क्यू, इसका मान ज्ञात करना है। तो 180 डिग्री में से आप क्या घटाओगे, तो कोण पी ओ क्यू ये घटाओगे, तो यहाँ से कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से आपने 115 डिग्री घटा दिया। कितना घटाया, 115 डिग्री। ये जैसे ही आप घटाओगे तो पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त से यानी क्या दिया हुआ है, एमी सर्कल लिया हुआ है और उसका जो सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल लिया हुआ है, उसका व्यास, जैसे ये अर्धवृत्त है, इसकी यह व्यास डी दिया हुआ कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से आर कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि उसका, अब क्षेत्रफल पूछा है तो अर्धवर्ग, ये पूछा अर्धवर्ग, तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। किसका है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से आर का मान पता है, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 2 का 2, आर का मान आपको पता है कितना है, तो 4 की स्क्वायर कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 16 पाई में किसका भाग दे रहे हो, 2, तो यहाँ से हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ से देखो आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की परिधि वर्ग का परिमाप बराबर, यानी ये तो हो गया एक वर्ग। अब वर्ग का पैरामीटर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी भुजा इसकी है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर बराबर होता है 4। और दूसरा कह रहा है कि ये किसके बराबर है, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये वृत्त है, इसका सेंटर हो गया, त्रिज्या इसकी आर हो गई। अब ये परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर। ये दोनों आपस में कह रहा है बराबर है, तो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ स्पेयर बटे एरिया ऑफ सर्कल, इसका अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 है, किसके बराबर है, तो 4 है बराबर कितना है, 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये घटा दिया, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। अरे भाई ये कितनी बार कट गया, ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ से ये 2 से कितनी बार कट गया, 2a। तो यहाँ से यदि आर पाई की मैं वैल्यू रखूँ या सेम का सेम रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2a किसके बराबर हो गया, पाई आर के बराबर। अब मैंने जैसे पाई का ये भाग दे दिया, यह छोटा है तो इसको भाग दे देते, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर पाई आर बाई 2। ये किसकी भुजा आ गई, ये आ गई वर्ग की भुजा। अब इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्पेयर बटे एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है, भुजा की स्क्वायर, ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ए का मान हमने क्या यहाँ से निकाला, तो ए का मान यहाँ पुट कर दो, और आर के पदों में है तो वो सेम ही रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए एस बटे ए सी, तो यहाँ से एस बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आया, तो पाई बटे 2 आर की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, पाई बटे 2 आर की होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी एरिया ऑफ स्पेयर बटे एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से कितना हो जाएगी, इसकी होल स्क्वायर खोली, तो यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बटे में कितना आ जाएगा, 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर से एक पाई हट गया और स्क्वायर हट गया, और बटे में क्या बचा, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ स्पेयर बटे क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से कितना आया, पाई से पाई एक कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 पाई बचा। नीचे क्या बचा, नीचे 4 बचा, और पाई आर स्क्वायर से कट गया, नीचे क्या बचा, 4। अब पाई का मान आपको पता कितना होता है, 22 बटे 7, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो कितनी बार, 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 बटे, यहाँ से ये कटा, ठीक है, एक बार, ठीक है, ये हो गया कितना, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7, और बटे में कितना दिया हुआ है, 4 का 4। अब यहाँ से 4 का 4 में 2 का भाग 2 बार गया, इससे काटा तो 11 बार कटा, तो ये नीचे ऊपर तो हो जाएगा 11 बटा 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 बटे
14। तो यहाँ से पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त है तो पहले वृत्त आएगा। तो वृत्त, पहले वृत्त है तो देखो यहाँ पर मैंने इस पे लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना पहले ही वृत्त का पूछा है तो पहले ऊपर क्या आएगा वृत्त। तो यानी ये तो मैंने स्पेयर यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा सही, एरिया ऑफ सर्कल बटे एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बटे एरिया ऑफ स्पेयर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो बस, 14 बटा कितना हो जाएगा 11। यदि आप पहले ये लेके करते हो तो इसे में आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14 बटे 11। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास आपको दिया हुआ है और गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का व्यास आपको दिया है, तो आपको पता है व्यास और त्रिज्या में संबंध यही होता है। अब व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या आप निकाल सकते हो, r बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है गोले का आयतन ज्ञात करने का। अब यहाँ से कुछ नहीं, r का मान रख दो, तो एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई का पाई रखो क्योंकि ये सेम दिया हुआ है, और r का मान कितना है तो 3 की क्यूब हो जाएगी। अब 3 से एक बार कट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 3 की घात 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 36 पाई, और क्यूब में है तो घन क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो 36 क्यूब किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब आपको पता है किसी पासे को फेंका जाता है उस पर फलक कितने होते हैं, ये घन के समान होता है, उस पर फलक से होते हैं, और से फलकों पर अलग अलग संख्या होती है। क्या क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने अंक प्रदर्शित होते हैं, यानी कुल परिणाम कितने होते हैं 6 से फलक होते हैं। अब ये कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा कितने अंक है, सिर्फ 2 ही अंक है, कितने हैं अनुकूल परिणाम, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा कुल परिणाम, घटना, ठीक है, कोई भी घटना के कुल परिणाम, किसी घटना के कुल परिणाम। अब आपको पता है कि घटना अनुकूल कितने हैं 2 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 2, टोटल परिणाम कितने होते हैं 1 5 से पर तो 6 होते हैं, कितने होते हैं 6, तो ये 2/6 यानी 1/3, आंसर क्या आ जाएगा 1/3, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पूर्णांक a व b क्या है, सहभाज्य संख्या है। 2 पूर्णांक a, b क्या है, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या होती क्या, पहले ये देखो, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। अब यहाँ से आपको तो पता चलेगा प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, लेकिन सहभाज्य क्या होती है, ऐसी 2 साथ साथ या आने वाली अभाज्य संख्या, या कोई भी 2 ऐसी संख्या जैसे 2, 3, इस 2 अभाज्य संख्याओं में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं। इस दोनों में जैसे कॉमन फैक्टर है तो इस दोनों में इसमें भी 1 का भाग जा रहा है, इसमें भी 1 का भाग जा रहा है, लेकिन इस 1 के अलावा दूसरा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, ये कहेंगे, इसको क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे ये हो गया 3,5 एग्जाम्पल के रूप में 3,5 है, फिर 5,7 है, इसमें 1 के अलावा इसका यदि एचसीएफ निकाले तो हमेशा क्या होगा 1, यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, और ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे आप √2, √3 सभी संख्या को क्या करोगे प्रदर्शित करोगे अपरिमेय संख्या कैसे, तो इसके लिए आपको a/b यानी परिमेय संख्या के रूप में आप मानोगे, तो ये a/b संख्या कैसी होनी चाहिए, ये को प्राइम नंबर होगी, तभी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या हो, दोनों 1 के अतिरिक्त कोई, यानी दोनों में 1 के अतिरिक्त, देखो सभी के में एचसीएफ क्या है 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बाकी a b से विभाजित कभी नहीं होगी को प्राइम नंबर, उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा कोई। ठीक है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। शून्य का मतलब जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को में ऐसी वैल्यू पुट करे कि दिए गए समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, पूर्ण रूप से संतुष्ट करे तो उसे क्या कहेंगे, उससे बहुपद का क्या कहेंगे शून्य कहेंगे। अब एक घात का बहुपद है तो उसके शून्य मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1, वो वास्तविक भी हो सकता है काल्पनिक भी हो सकता है। 2 घात के बहुपद मैक्सिमम मूल कितने हो सकते हैं 2, ठीक है, और वो वास्तविक भी हो सकते हैं काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण क्या होता है, ये होता है ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात। अब ये तो द्विघात व्यंजन है, जब इसको मैं इक्वल कर दूंगा 0 के बराबर तो ये द्विघात समीकरण यानी समता का चिन्ह लगा दूंगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब इसके आपको पता है इसके मैक्सिमम मूल कितने हो सकते हैं, 2 सॉरी, इसके मैक्सिमम मूल कितने हो सकते हैं, रूट कहो आप, जीरोज को, जो भी कहो, जीरोज को कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके 2 मूल वास्तविक भी हो सकते हैं, 2 मूल काल्पनिक भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो इसकी प्रकृति पर निर्भर कर सकते हैं। प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि द्रव्याचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, बट्टे में 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें ये जो दिया हुआ है कौन सा, ये आपको टर्म आप एक दिखाई दे रहा है, कौन सा टर्म, ये टर्म आपको दिख रहा है, यही पूरे इक्वेशन की प्रकृति को डिसाइड करता है। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट या विभक्तिकार। ये डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके मूल कैसे होंगे, रियल, कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट, रियल और कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट, यानी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा, यदि डी बराबर क्या हो जाए, डी बराबर 0 हो जाए तो इसके मूल तो रियल तो होंगे, जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे इसका मान 0 हो गया तो ये पूरा 0, ये क्या हो जाएंगे, मूल इसके क्या हो जाएंगे, -b/2a हो जाएंगे सिर्फ, और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो रियल एंड क्या होंगे, इक्वल। और तीसरी कंडीशन ये बन जाएगी यहाँ से कि डी का मान 0 से जैसे ही छोटा हुआ, नो रियल रूट, क्या आ जाएगा, नो रियल रूट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट, कोई भी वास्तविक मूल्य यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखनी। अब देखो मैक्सिमम मूल कितने हो सकते हैं, तो 2, ठीक है, इसने रियल या काल्पनिक कोई नहीं पूछा, ठीक है, तो ये हो जाएगी। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना, यही प्रकृति डिसाइड करती है। अब अगला देखो, अब देखो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखो किसी इक्वेशन या दो स्तर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो स्तर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है, 3 होती है। पहले तो देखो एक तो उसकी 2 फॉर्मेट होती है, जैसे ये होती है, ये मान लो ये 2 विधियां है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, रैखिक को हल करने की विधियां। हल करने की कितनी विधियां होती है, 2 विधियां। कौन सी होती है, एक तो होती है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। दूसरी होती है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि होती है, और एक होती है बीजगणितीय विधि। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि भाई एक रेखा दूसरी रेखा को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है कि नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या एक दूसरे के संपाती है। तो इसमें तो हम क्या देख के चेक करते हैं कि भाई रेखा है कैसी, यानी ऐसी रेखा है तो इसका एक अद्वितीय बिंदु होगा, या रेखा ऐसी है तो इसका क्या हो जाएंगे, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, और इसका सिर्फ यूनिक हल होगा, क्या हो जाएगा, यूनिक हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि तीनों रेखा, फर्स्ट स्थिति ये होगी, सेकंड ये हो, तीसरी स्थिति क्या होगी, जब मूल एक दूसरे के अनंत हो, यानी ये रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो, एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो, जैसे पहली रेखा ये होगी, दूसरी रेखा इसके ऊपर है तो इसके मूल क्या होंगे, अनंत होंगे, यानी हल है वो क्या होंगे, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ये तो हम ग्राफीय विधि से चेक करते हैं। और दूसरी एल्जेब्रिक मेथड, अब इसमें कितनी विधियां है, इसमें किसी इक्वेशन को हल करने की कितनी विधियां है, इसमें भी 3 विधियां। कौन कौन सी विधि है, तो पहली तो विधि है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी क्या कहेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि, क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी इसमें कौन सी मेथड है, मैं यहाँ लिख देता, दूसरी विधि ये भी वो होती है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी, एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या कहेंगे, विलोपन। विलोपन का मतलब समझ में आपको आ रहा होगा, विलोपन का मतलब किसी एक पद को हटा देना, दोनों में से, जैसे आपको 2 असर दिख रहे हैं, 2 सर दिख रहे हैं, 2 में से एक सर को विलुप्त कर देना, तो वो कौन सी विधि होगी, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन का मतलब जैसे एक समीकरण से आपने x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाली और उसको समीकरण दूसरे में रखी, किस में रखी, यानी एक समीकरण से उस वैल्यू को प्रतिस्थापित किस में कर दिया, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, तो उसे कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी होती है क्रॉस मेथड, कितनी क्या होती है, क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड या क्रॉस गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस गुणन विधि।
ये कहीं के स्टेट बोर्ड में हट गई है तीसरी विधि, पहले के सिलेबस में थी, ठीक है। ये 3 विधि होती है, इसमें क्या करते हैं एक दूसरे का क्रॉस गुणन। ये और ये हल किसके लिए, जैसे मैंने ये 2 समीकरण माने a1x b1y प्लस c1 यानी 0, समीकरण एक ये हो गया। दूसरा समीकरण है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 2 समीकरण है, ठीक है। इस 2 समीकरण को हल करने की 3 विधियां। अब देखो पहले में तो प्रतिस्थापन में यहाँ से वैल्यू रखे, इस दूसरे में प्रतिस्थापित करनी है, ये प्रतिस्थापन विधि होगी। और एलिमिनेशन का मतलब इसमें जैसे मान लो ये समीकरण दूसरा है और ये समीकरण पहला है, इस समीकरण को पहले मैं ऐसे पद से गुणा करूँ, जैसे मैंने इसको a2 से गुणा कर दिया और दूसरे वाले को मैंने किससे गुणा कर दी, a1 से, तो a2 a1x हो जाएगा या a2 a1x दोनों से अब एक दूसरे को घटाऊंगा तो ये विलुप्त हो जाएगा, पद सिर्फ कौन सा बनेगा, y वाला बचेगा। और तीसरी में क्या करना है, एक दूसरे का क्रॉस गुणा करके हल निकालते हैं। तो इसमें देखो इसमें कहा है कि यहां से y का मान कैसे निकालना, प्रतिस्थापन करना। तो यहां से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये मैं बता देता हूं यहाँ। अब देखो y की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, तो आपको 2x प्लस 3y बराबर 11। मैं सिर्फ किसकी निकालनी, y की, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस ये 2x हो जाएगा, 11 माइनस 2x, और ये 3 बराबर के बाहर में जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस क्या हो जाएगा 2x बटे में क्या जाएगा, ये तो 11 माइनस 2x, ये हो जाएगा 11 माइनस 2x बटे कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 11 बराबर 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2x बटे 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ ये प्रतिस्थापन। अब यहाँ आकृति आपको दी हुई है तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं वैल्यू, ये थेल्स फ्रेम है। एक आपको त्रिभुज चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन आया, 23 में भी आया, और सिद्ध करने के लिए थ्योरम भी आ सकता है। तो बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स फ्रेम में भी इसको कहते हैं, थेल्स फ्रेम है। थेल्स फ्रेम में क्या कहती है कि जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की तीसरी भुजा, कोई भी एक त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, कैसे, जैसे ये त्रिभुज, एक त्रिभुज की, जैसे मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर मैंने क्या रेखा खींची, डी ई। एक त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर मैंने कोई रेखा खींची है, तो यदि ये रेखा समांतर होगी तो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं, इस त्रिभुज की बाकी 2 भुजाएं एक दूसरे को क्या करती, समान अनुपात में विभाजित करती। यदि इसके समांतर आपने ये रेखा डी खींची, आपने क्या खींची है कि डी रेखा समांतर खींची है इसी के बराबर, तो ये बीपीटी कहती है, थेल्स फ्रेम में कहती है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर या तीसरी भुजा के समांतर आपने कोई समांतर रेखा खींची है, तो त्रिभुज की बाकी 2 भुजाएं एक दूसरे को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ये कहती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ से थेल्स फ्रेम में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका अनुपात जैसे एडी बटे डी बी, ये किसको, ये अनुपात जितना होगा उतना अनुपात ये होगा, कौन सा, ए अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात इसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एडी बटे आप ये एडी बटे ये पूरा भी लिख सकते हैं भी, लेकिन जितना इधर करो, यानी आपने ये पूरा ले लिया, इस दोनों को जोड़ दिया, तो इधर भी सेम फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए बटे या क्या होना चाहिए, एसी। और तीसरा आपको इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया बीडी बटे आपने क्या ले लिया, ये बीडी ले लिया, और ये फिर क्या ले लिया, एबी, बीडी बटे आपने ले लिया एबी, तो इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें आपने बीडी लिया तो यहाँ पर इसी होना चाहिए, इसी बटे ये पूरी भुजा ले लो ऐसी। तो यानी 3 फॉर्मेट के रूप में हम इसको बीपीटी को लिख सकते हैं, कैसे, 3 रूपों के अंदर लिख सकते हैं। और इसका प्रतिलोम क्या होता है, ये तो होगी थेल्स फ्रेम, इसको आप त्रिभुज काट के समरूपता के या सिमिलरिटी के यूज से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसमें यदि ये आपको दिया हो जाए क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं एक दूसरे को समान अनुपात में डिवाइड करती है, ऐसा दिया हुआ जाए, तो इसका विलोम कहता है कि जब ये अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दी गई भुजा के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये कहती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 बार आया हुआ है, पिछली बार भी आया, ठीक है। अब देखो किसी मीनार की साया उसकी ऊंचाई के बराबर। अब ये आपको ध्यान रखना, जैसे ये मीनार है, अब ये तो आपका रट जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मैंने ए बी सी मान लिया। अब ये कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है, तो मीनार की साया उसकी ऊंचाई की, यानी मीनार की हाइट है, ये कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई है उसकी साया, तो साया तो कहाँ होगी, धरती पर ही होगी,
ठीक है। तो इसकी साया ये भी बराबर है, यानी मीनार की ऊंचाई और साया बराबर है, तब आपको पता है ये और ये बराबर है, ये पहले से 90 डिग्री है, तो लंब और आधार बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ से कोण कैसे कितना हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये 90 है तो पीछे 90 बचा तो ये 45, ये 45, स्पष्ट भी आ सकता है ऐसे भी। और सीधा आपको करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि tan, इसको कुछ नहीं माना तो थीटा, आपको क्या निकालने के लिए कहा, सूर्य का उन्नयन कोण, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, ये भी ऐसे ये भी ऐसे कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब tan थीटा में वैल्यू 1 किस मान पर होती है, तो tan थीटा में वैल्यू ये होती है, तो tan थीटा में 1 वैल्यू होती है tan 45, कितनी होती है tan 45, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी यूनियन कोण का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये कह रहा है कि एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये ऐसे पहाड़ी है, इसको मैंने मान लिया नाम दे दिया ABC। अब ये कह रहा है कि एक पहाड़ी के ढलान से क्षैतिज में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितने डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है। यदि बिंदु से शिखर तक पहुंचने के लिए, यानी बिंदु से शिखर तक जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, तिरछे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तिरछे, जैसे एक सीढ़ी की तरह जाएंगे, सीढ़ी की लंबाई होती है ऐसी, या फिर आप डोर कह सकते हैं, रस्सी कह सकते हैं, तो यह लंबाई कितनी है 300 मीटर, कितनी है 300 मीटर ये दी हुई, क्योंकि सीधे तो आप ऐसे और ऐसे तो जाऊंगे नहीं सीधे, ठीक है, पहाड़ी होती है वो कैसी होती है, ढलान नुमा होती है, इसलिए ढलान की लंबाई आपको दी हुई है 300 मीटर, शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी के आधार बिंदु से दूरी ज्ञात करो, यानी पहाड़ी के आधार, पहाड़ी है तो पहाड़ी के आधार बिंदु से यह आपको दूरी फाइंड करनी है, ये दूरी कितनी होगी, पहाड़ी के आधार बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी, कोण भी दिया हुआ है, ये कर्ण भी दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अप्लाई करोगे, साइन, तो यहाँ से या फिर कॉस ले सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा लोगे, cos 60, cos थीटा का मान आपको 60 डिग्री दिया हो, cos बराबर होता है बेस बटे क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। अब बेस कितना, बेस आपको दिया हुआ है x, वो फाइंड करना है, और कर्ण आपको दिया हुआ 300 मीटर, और कोण cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, x बटे कितना हो जाएगा 300। अब इसका क्रॉस गुणा करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 300/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 150, x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 मीटर। तो इस जो पहाड़ी के पाद बिंदु से या पहाड़ी के आधार से ये इस बिंदु जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ से चल रहे या जहाँ से भूमि पर ये कोण बना रही है, उसके बीच की दूरी कितनी है, x बराबर 150 मीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन खाली जगह आई है, अब इसमें कहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। अब देखो, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या है वो आपको ज्ञात करना है, कितनी, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 संख्या, विषम संख्या आपको पता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 का भाग जाता है उसे सम संख्या। तो इवन नंबर, ऑड नंबर किसे कहेंगे, तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये क्या है, सभी विषम संख्या। इसने क्या कहा, प्रथम 5 विषम संख्या, तो पहली 1 हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। अब आपको पता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, तो मीन्स माध्य निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यानी टोटल प्रेक्षणों का योग करते हैं, जितने भी प्रेक्षण दिए हुए प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग करते हैं, क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग करते हैं, और बटे क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की क्या करते हैं, प्रेक्षणों की संख्या लिखते हैं, नीचे में प्रेक्षणों की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब मीन्स निकालना है तो सभी को जोड़ दो, तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे। तो देखो, प्रथम 5 विषम संख्या को जोड़ दो, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में कितनी संख्या 5, तो 5 कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 9 25, तो 25/5, इसका मतलब माध्य कितना आ जाएगा 5, माध्य कितना आ जाएगा 5, माध्य बराबर हो जाएगा 5। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसका फॉर्मूला विषम संख्याओं का जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, विषम संख्याओं का योग,
विषम संख्या के योग वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए कहे तो आप वो लगाना, ठीक है, लेकिन माध्य का कहा इसलिए वो नहीं। विषम संख्या को योग पूछे तो एन स्क्वायर, जितनी विषम संख्या है उसका, जितने भी विषम संख्या है उसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। और सम संख्याओं का योग पूछे तो, सम संख्या का योग पूछे तो सम संख्या का योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम संख्या का योग होता है एन एन प्लस 1। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब यदि बिंदु ये दिया हुआ, बिंदु बी दिए हुए, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इसको ए मान लिया, ये बी बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, जैसे ए और बी, ये पी है मान लो, पी का मतलब दूरी, तो इसको ए और बी, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूला का यूज करते हो, या ए बी के बीच की दूरी। तो आपको पता है फॉर्मूला याद ही होगा कि x2 माइनस x1 का स्कोर प्लस y2 माइनस y1 का स्कोर करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो x2 का मान कितना है, तो ये हो गया x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है 7, 7 माइनस 4, अरे 7 माइनस 3 करोगे तो सीधा कितना आ जाएगा 4, 4 की स्कोर हो जाएगी, प्लस y2 का मान कितना दिया हो 1, 1 माइनस 4 करेंगे, यानी y2 का मान 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 3 रहेंगे, माइनस के 3 की स्कोर हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग माइनस है लेकिन इसका वर्ग हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 आ जाएगा और बाहर आ जाएगी। आपको पता है प्लस माइनस आ जाएगी, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो 5 इकाई दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 इकाई दूरी आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रख, ये हो जाएगी 5 इकाई दूरी। कितनी हो जाएगी, 5 इकाई इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये खाली जगह नंबर 3, अरे 2। अब आगे वाला देखो, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45। अब आपको पता है कि कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन इसका वर्ग है तो इसका कुछ नहीं, वर्ग कर दो। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है तो यहाँ से क्या कर दो, 1/√2 का वर्ग कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, ये मान आ जाएगा cos 45, ठीक है। अब यदि शंकु की त्रिज्या r दी हुई है, ऊंचाई s दी हुई, तो आयतन ज्ञात करने, शंकु का आयतन ज्ञात करने का वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई r²। अब ये त्रिज्या है, ये हाइट है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का आयतन की याद करने का। अब इसमें पूछ रहा है बहुलक, अब ये थोड़ा देख लो। अब यदि मैं बात करूं अवर्गीकृत आंकड़ों की, कैसी, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों को वर्गीकरण करें तो एक तो होता है सतत आंकड़े या वर्गीकृत आंकड़े, यानी एक वर्ग के अंदर, निश्चित वर्ग के अंदर उसको बांटा गया। दूसरे होते हैं अवर्गीकृत, यानी कोई वर्ग नहीं होता, जैसे ये आंकड़े दिए हुए, ये अवर्गीकृत आंकड़े, कोई वर्ग नहीं, फिक्स नहीं है, जैसे है वैसे लिख दिए। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के यदि हमें क्या निकालना है, एक तो होता है मीन, माध्य निकालना, दूसरा होता है मीडियन, क्या होता है, मीडियन का मतलब माध्यक 20 वाला पद, और तीसरा होता है मॉड, क्या होता है, मॉड। बहुलक क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम का अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बार बार ज्यादा संख्या कौन सी आती, तो अधिकतम संख्या आएगी वो तो होगा इसका मॉड। बहुलक क्या होगा, जो संख्या ज्यादा बार आती है उसे क्या कहेंगे, इसका बहुलक कहेंगे। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं मीडियन, एक तो होता है सम संख्याओं के लिए और एक होता है विषम संख्या, विषम, ठीक है। अभी ये नंबर दिए हुए ये सभी इसको काउंट करें और इसकी संख्या क्या आ जाए, सम आएंगे तो इसके क्या होंगे, मध्य पद 2 होंगे, एक तो होगा n/2 और दूसरा होगा n/2 + 1, यानी इसके मध्य पद कितने हो गए, 2 पद, एक तो n/2 हो जाएगा, दूसरा होगा n/2 + 1। और यदि संख्या कैसी हो, विषम हो, तो उसका मध्य पद हमेशा क्या हो जाएगा, n + 1/2, एक ही मध्य पद होगा, n + 1/2 एक मध्य पद होगा, इसमें 2 हो गए। अब ये कैसे निकालेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ना और 2 का भाग दे देना, तो यहाँ से माध्यक आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी कि पहले इसको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही या आरोही क्रम में। आरोही का मतलब पहले संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना, एक व्यवस्थित क्रम में लिखना, फिर ये चेक करना कि मध्य में कौन सा पद आएगा। और तीसरा होता है मीन। मीन कैसे ज्ञात करते हैं, अभी करवाया था कि सभी जितने प्रेक्षण दिए उसका क्या कर दो, समेशन कर दो। तो सभी प्रेक्षणों का क्या कर दो, xi, सभी प्रेक्षणों का क्या कर दो, योग कर दो, बट्टे में जितने भी प्रेक्षण है या fi का मतलब जितने भी बार आ रहे हैं उसका भाग दे दो,
यानी प्रेक्षणों का योग करना है, फिर बट्टे में जितनी एफ आई का मतलब जितनी बारंबारता है उसका भाग दे देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट। अब इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आ रही, तो आपको पता है 11 एक बार, 11 2 बार, 11 3 बार, 11 4 बार आ रहे। ठीक है, इसके अलावा 10 कितनी बार आ रहे, 10 एक बार 2 बार ही आ रहे, 9 कितनी बार आ रहे, 3 बार ही आ रहे। तो इसका जो ज्यादा बार क्या आ रहा है 11, तो बहुलक क्या हो जाएगा 11, जो संख्या बहुलता में आ रही है उसे बहुलक। ठीक है, अब अगला देखो, लास्ट खाली जगह क्या कह रही कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन, क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। क्या कहलाता है, सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, उसको सार्वंतर कहते हैं। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि लघुरात्मक कृष्ण, यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड के साप की लंबाई l और वृत्त की त्रिज्या r, एक वृत्त के त्रिज्या खंड में साप की लंबाई क्या है, साप की लंबाई r, साप की लंबाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, साप की लंबाई क्या दी हुई है, साप की लंबाई दी हुई है l, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वर्त की त्रिज्या क्या दी हुई है आपको, वर्त की त्रिज्या बराबर दी हुई है आप, वर्त की त्रिज्या r है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किस रूप में बताना आपको, तो 1/2 l इंटू r। अब आप कहोगे गुरुजी आया कैसे, मैं थोड़ा बता देगा कि 1/2 l इंटू r का मतलब देखो ये एरिया ऑफ किसका है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन त्रिज्याखंड की बात करें तो त्रिज्याखंड का सेगमेंट का सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, θ/360 डिग्री। ये करते हो कि नहीं करते, बिल्कुल। तो यहाँ से देखो एल का मतलब क्या होता है, साप की लंबाई, साप की लंबाई का मतलब 2πr, टोटल साप परिधि की, टोटल वर्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है, तो वर्त की परिधि की लंबाई टोटल होती है 2πr, ये टोटल। अब इसमें कह रहा है कि एक साप है, इतने की लंबाई ज्ञात करनी, कितने की ज्ञात करनी है, सिर्फ इतने, यानी जितना कोण बना रहा है उतनी हमें साप की लंबाई ज्ञात करनी। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं, जितना कोण बनाया वैसा का वैसा। तो टोटल कितनी है 2πr, कोण कितना बना रहा है थीटा, कितने में से बना रहा है 360 डिग्री में से, बस। अब यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से देखो इस सेम का सेम आपने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इस एल की जगह ये पुट कर दो, और ठीक है ये बराबर इसके बराबर आए, किसके बराबर, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बराबर आए, या त्रिज्याखंड के इस क्षेत्रफल के बराबर आए, सही। अब देखो आर का आर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लिखना आपको इसमें, ऊपर में ये कैसे आया समझा रहे। अब 1/2 का 1/2, एल का मान कितना है, तो 2πr, थीटा बटे कितना है 360 डिग्री, इंटू कितना है आर दिया हुआ, आर से गुणा कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही फॉर्मूला है, यही होता है। पर ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद काली नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद काली नहीं है, इसकी प्रायिकता आपको क्या करनी है, बतानी है। तो देखो एक थैले में कितनी गेंदें हैं, एक बैग है, जैसे मैंने एक बैग मान लिया टोकरी टाइप, इसमें कितनी है, तो 3, तो कैसी है 3 लाल गेंदें, 3 तो लाल गेंदें, कितनी गेंदें 1 2 और 3, ये कितनी है 3 तो लाल, रेड बॉल, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, 5 कितनी है काली गेंदें, कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कितनी है ब्लैक बॉल, ये 5 काली बॉल है और 3 रेड बॉल है, तो टोटल इस बैग में कितनी है बॉल है, तो ये हो जाएगी 8, कितनी है 8, ठीक है। अभी कह रहे हैं 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या, गेंद काली नहीं, तो काली नहीं है तो कैसी गेंद होगी, लाली होगी, तो पी। अब इसको मैं रेड मान लूँ, तो रेड को पी आर से दर्शाई, प्रायिकता हो पी आर, यानी टोटल अनुकूल परिणाम में कितनी है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, रेड के लिए 3 बटे टोटल में से कितनी है 3 लाल, और पी ब्लैक, ब्लैक का मतलब कितनी है काली, तो 5, ये 8 है, ठीक है, टोटल परिणाम
टोटल परिणाम कितने हैं, n बराबर 8, गेंदें कितनी है टोटल 8 बैग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बटे ब्लैक बॉलें कितनी है 5 और टोटल कितनी है 8। तो ये प्रायिकता कह रहा है कि ब्लैक नहीं होने की प्रायिकता, तो आप यहाँ क्या कहोगे कि पी बार ब्लैक नहीं होने की प्रायिकता, पी बार का मतलब जैसे आपको पता है कि प्रायिकता का योग कितना होता है पीई, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर हमेशा 1 होता है। यानी कोई घटना संभव है, हो सकती है, सर्टेन है, निश्चित है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। और किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 है या असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये कह रहा है आपको पता है कि टोटल बॉल कितनी है, तो यहाँ से पी कितनी है, टोटल बॉल कितनी है 8 में से कितनी ब्लैक बॉल है, तो ये कह रहा है काली बॉल नहीं है, काली बॉल नहीं है तो काली कितनी उसकी घटा दो, काली 5 से घटा दी, टोटल कितनी 8, तो यहाँ से प्रायिकता हो जाएगी 3/8, कितनी हो जाएगी 3/8, यानी रेड बॉल के बराबर हो जाएगी। तो पी बार बराबर कितनी हो जाएगी, पी बी बार बराबर 3/8 हो जाएगी काली नहीं होने की प्रायिकता। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 384 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन की भुजा की माप आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन कैसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ये घन है, ठीक है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो और उस भुजा को मैंने मान लिया ए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण आपको दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है, एरिया ऑफ क्यूब, टोटल, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ क्यूब कितना है 6 स्क्वायर होता है कि नहीं, और इसका मान कितना दिया हुआ है 384, कितना दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर 6 का भाग दे दिया, 6 का भाग जैसे दे दिया 38 में 6 बार, पीछे कितना बचा 2, 24 में 6, 24 4। अब इसका वर्गमूल हटाया तो भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव लेनी है, जैसे इसको रटा तो 8 आ जाएगी, ठीक है। ए का मान यहाँ से कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब बनी भुजा यही निकालनी थी, तो ये भुजा होगी 8 सेंटीमीटर। और घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला, अब कर्व सरफेस एरिया, एक तो टोटल, ये दो आपको देना है, एक तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, घन का पूछे, घन की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब का कितना होता है 6a स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछे तो कितना होता है 4a स्क्वायर। और डायगोनल निकाले यानी विकर्ण की लंबाई पूछे तो विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई है तो √3a, ठीक है, ये होगा। और इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखना घन के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन दिया हुआ है ऐसा कोई, ये बेलन है ऐसा, इसके बेलन के आधार की परिधि, यानी आधार की परिधि का मतलब 2πr, कितनी दी हुई है आधार की परिधि 121 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका, सिलेंडर का क्या होता है 2πrs। अब कुछ नहीं करना, 2πrs का मान पता है, s का भी मान पता है, सीधा गुणा कर दो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr का मान कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर इसका मान दिया हुआ है, और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 2πrs, ठीक है। इसकी वैल्यू में दी हुई s बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई। अब यहाँ से इसका गुणा कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 121 को 7 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 7 का 7, 14 हासिल 1 हो जाएगी 7 और 8, 847 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बेलन का, घन का नहीं, बेलन का कितना हो जाएगा 847 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पूरे हो गए आज के, और कल आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। और ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे 26 तारीख को, जो RBSE क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने पूरे विस्तार डिटेल से करवाया क्वेश्चन, आप आसानी से क्वेश्चन करोगे और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जिससे उससे रिलेटेड जो भी आपको आए वो करके आना है। और आपकी तैयारी वैसे तो बहुत अच्छी होगी, अच्छी तैयारी की होगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो चैप्टर बचे हैं उसका विश्लेषण भी मेरे चैनल मिस्टर ईश्वर चौधरी
इस पर पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने 6 चैप्टर तो करवा दिए है, पीछे 8 चैप्टर बचा है, तो पीडीएफ के थ्रू मैं पीडीएफ के द्वारा उसको जल्दी से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जल्दी से रिवीजन करूंगा। लगभग 8 चैप्टर है, 3 से 4 घंटे में पूरे करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी उसमें दोहराव में कोई दिक्कत नहीं आए। तो थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी क्लास लगी तो लाइक और शेयर और अच्छे कमेंट करना। थैंक यू। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं।